वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ई लेक्चर IFMS के अंदर हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग फॉर्मेलिटीज़। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या हैं, फिर हम समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटीज़ का एडमिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग। तो लिस्टिंग का फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है। तो शुरुआत करते हैं फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से पहले हमें ये समझना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट जो अपने लेक्चर्स हुए थे IFMS के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो सेकेंडरी मार्केट या आपका स्टॉक मार्केट बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE और आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो स्टॉक एक्सचेंजेस के ही एग्जांपल हैं। ये जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ये किसका पार्ट होता है, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं उसमें फर्स्ट होता है कैपिटल मार्केट और सेकंड होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है आपका प्राइमरी या न्यू इशू मार्केट और दूसरा क्या होता है आपका सेकेंडरी शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर जो सेकेंड टाइप होता है न्यू इशू मार्केट के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट। तो हमें ये समझ आया कि स्टॉक एक्सचेंज को हमने पहले पढ़ा हुआ है। और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं उनके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ थी, जैसे शेयर्स थे, डेट्स थे, डिबेंचर्स थे, वो सिक्योरिटीज़ कहाँ होती हैं, आपकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अब हम ये बात करेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके फंक्शन क्या क्या हैं, क्योंकि अपना लेक्चर स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन का है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्टिंग ऑफ फॉर्मेलिटी का मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज पर जो सिक्योरिटीज़ होती है उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो शुरुआत करते हैं हम फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से। तो आप देखें तो यहाँ पे फंक्शंस के जो नेम दिए हैं, पहला दिया है इकोनॉमिक बैरोमीटर, फिर दिया है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, फिर दिया है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर दिया है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर दिया है स्प्रेडिंग द इक्विटी, फिर दिया है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, फिर आपका है लिक्विडिटी, देन है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, और जो आपका 9 और जो है जिसको हम लास्ट 9th एंड लास्ट बोल रहे हैं वो है प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हमने पॉइंट पढ़े फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यदि आप अपने इंडिया के अंदर BSE और NSE को देखें तो आप देखते होंगे डेली न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि सेंसेक्स इतना हो गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो सेंसेक्स है वो इतना चल रहा है, ठीक है ना, आपका जो निफ्टी इतना हो गया है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इकोनॉमिक बैरोमीटर को बताती हैं। बैरोमीटर का मतलब ये हुआ कि एक इंडिकेशन देती हैं कि इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ इकोनॉमिक के जो मिरर होते हैं, इकोनॉमिक बैरोमीटर जिनको हम बोलते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्सेस हैं वही होते हैं जो हमें इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताते हैं। सेकेंड आता है आपका प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ के अंदर हम यदि देखें तो हम प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी से पहले हम किसको समझते हैं, प्राइस को। प्राइस क्या होता है, प्राइस ये होता है कि जो हम किसी के बदले में पे कर रहे हैं, जैसे हम शेयर परचेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, तो उसको हमें बाय करने के लिए जो अमाउंट पे करना है वो क्या है, प्राइस। तो प्राइस का जो असेसमेंट होता है वो शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है कि वो प्राइस डिसाइड करता है कि शेयर का प्राइस अप होगा कि शेयर का प्राइस डाउन होगा। फिर है आपका सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि हमने इस लेक्चर के टाइटल में पढ़ा था फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टिंग फॉर्मेलिटीज़। तो जब भी हम शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आते हैं तो हमें सिक्योरिटीज़ के एडमिशन के लिए कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। तो ये लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में कोई धोखाधड़ी नहीं हो, ट्रांजेक्शन की क्या हो, सेफ्टी हो। तो सेफ्टी और ट्रांजेक्शन के अंदर हमें पढ़ेंगे कि जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका ट्रांजेक्शन क्या पूरा सेफली होना चाहिए, जो अपने इन्वेस्टर रहते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये थर्ड था अपना फंक्शन। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ाई था कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक बैरोमीटर्स को बताता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है घट रही है। तो जब वो बताएगा और यदि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ को भी बताएगा, तो डेक्लाइन को भी बताएगा। तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी की ग्रोथ में रोल प्ले करता है। फिर है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको पैसा आपने स्टॉक मार्केट के अंदर लगाया और आपको पैसा जल्दी चाहिए तो आप डेट से या हाइब्रिड फंड लेते हो। लेकिन यदि पैसा आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए और आपको ओनरशिप चाहिए किसी कंपनी
में तो आप इक्विटी फंड के अंदर पैसा लगाते हो, तो वो भी हमें इस स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से ये फैसिलिटी मिलती है। क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं वो जो आपके शेयर मार्केट रहते हैं वो क्या रहते हैं, लॉन्ग टर्म में भी डील करते हैं। फिर आता है प्रोवाइडिंग द स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है, जैसा कि आप देखें तो एक तो इन्वेस्टर टर्म्स यूज़ लेते हैं और एक स्पेकुलेटर टर्म्स यूज़ में लेते हैं। इन्वेस्टर वो रहते हैं कि जो 12 महीने जो फुल टाइम शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, और स्पेकुलेटर वो रहते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि इस समय मार्केट में पैसा लगाने से हमें प्रॉफिट होगा, तो वो सट्टेबाजी, स्पेकुलेटर जो होते हैं सट्टेबाजी के कारण स्पेकुलेशन एक्टिविटी करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जिनको जहाँ लगता है कि इस समय शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, तो उस समय वो क्या करते हैं, शेयर की ट्रेडिंग करते हैं। तो वो एक तरीके से स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हुई। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के इस स्पेकुलेटर जो करते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़ की बेस पे होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है। फिर क्या अपना लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने इक्विटी को ऊपर पढ़ा था कि शेयर जो मार्केट है वो हमें इक्विटी की फैसिलिटी देता है, तो ऐसे ही जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना चाहते थे उनको तो इक्विटी की फैसिलिटी देता है, लेकिन जो बंदे उनको जल्दी पैसा चाहिए तो डेट्स इंस्ट्रूमेंट हाइब्रिड फंड में वो पैसा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी भी देता है। फिर आता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल कब होगा? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो का मतलब है कि जो उसने सिक्योरिटी में जो प्रपोर्शन रखा हुआ है, जो उसकी पैसा कितना इक्विटी में लगाना है, कितना डेट्स में लगाना है, तो उसका एलोकेशन ऑफ कैपिटल का जो है वो फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से वो देख सकता है कि कौन सा स्मार्ट इन्वेस्टर रहा है जिसने ज़्यादा अर्निंग की है, उस हिसाब से वो अपने कैपिटल को एलोकेट कर सकता है। फिर क्या, प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या एफडी अकाउंट खुलवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस पर रिटर्न क्या मिलती है, कम मिलती है। फिर कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, SIPs के अंदर, हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर हम आएँ और इन्वेस्ट करें, तो वो कहीं ना कहीं सेविंग हैबिट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था फंक्शन ऑफ अपने स्टॉक एक्सचेंज को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि लिस्टिंग की क्या मीन्स है। लिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि शेयर मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज़ का एडमिशन है उसकी प्रोसेस क्या है। तो लिस्टिंग की प्रोसेस क्या है, आप देखें। लिस्टिंग का हमने पहले बता ही दिया था कि ये रिस्क को कम करता है, लिक्विडिटी को बढ़ाता है और सुपरविज़न और ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इकोनॉमी की ग्रोथ में जब सेविंग लोग ज़्यादा करते हैं तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो फर्दर कैपिटल रेज करने में लोग जब आगे बढ़ते हैं उनको लिस्टिंग कराना पड़ता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहला क्या है, नंबर 1 क्या है, एप्लीकेंट कंपनीज डिजायर टू गेटिंग लिस्टिंग शुड कंप्लाई विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला क्या है, उनका मिनिमम पोस्ट इशू पेड अप शेयर कैपिटल कितना 10 करोड़ होना चाहिए IPOs के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। जबकि FPO आपका फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के लिए वो कितना होना चाहिए, 3 करोड़ होना चाहिए। और मिनिमम इशू साइज़ कितना होना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए। और मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, 25 करोड़ होना चाहिए। तो ये जो हमने ये जो लिमिट्स पढ़ी हैं, ये जो आपका एक्ट है सेबी ICDR इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2009 के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन थी। सेकंड क्या है कि परमिशन टू यूज़ द नेम ऑफ BSE लिस्टिंग प्रोसेस इज इश्योर कंपनी प्रोस्पेक्ट्स की। कोई भी कंपनी यदि लिस्टिंग करवा लेती है तो वो BSE लिस्टिंग प्रोसेस इश्योर कंपनी प्रोस्पेक्ट्स के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसको अप्रूवल मिल जाती है। और वो उस अप्रूवल मिलने के बाद उसको लेटर ऑफ एप्लीकेंट को सबमिशन करना पड़ता है, सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट करना पड़ता है, और जो हम सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और इस ट्रेडिंग के लिए उसको जो सिक्योरिटी का जो परसेंटेज पे करना पड़ता है, जैसे सिक्योरिटी वो कितना है, 1% रहता है। लिस्टिंग की जो फीस थी वो एनुअली एवरी 30th ऑफ अप्रैल में जमा करानी पड़ती है। और इसके लिए लिस्टिंग के लिए जो एग्रीमेंट होता है उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम रिन्यू कराना पड़ता है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि शेयर मार्केट के अंदर जो हम सिक्योरिटीज़ का एडमिशन करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है। तो शेयर मार्केट के अंदर यदि हमें सिक्योरिटीज़ का एडमिशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग कराना होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्टिंग मीन्स द एडमिशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी टू ट्रेडिंग ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। Listing is not a compulsory under company yet it become necessary when public limited company want to issue share or debenture to the public। यदि कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर या डिवेंचर पब्लिक को इशू करना चाहती है तो उसको लिस्टिंग करानी ज़रूरी होगी, जबकि कंपनी एक्ट के अंदर लिस्टिंग का कंपल्सन नहीं है। तो ये जो हमने लिस्टिंग पढ़ा, लिस्टिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लिस्टिंग के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको हमने एज़ पर जो 2009 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा। इसमें टाइम टू टाइम रिवीजन भी होता रहता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टॉक मार्केट का या
फाइनेंशियल सर्विसेज का जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंशियल मार्केट रहता है वो किस प्रकार हमें हेल्प करता है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें आगे सीखने के लिए मिलती रहेंगी। थैंक्स।